ओके, चलिए आज आशीष शो की शुरुआत मैं ग्लोबल फैक्टर से करूँगा क्योंकि आज मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट ग्लोबल क्यूज़ ज़रूरी हैं। देखिए, वीकेंड पर चाइना और मिडल ईस्ट दोनों में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। चीन ने जो स्टिमुलस है उसका साइज़ नहीं बताया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो नहीं आएगा, मतलब आना तो है स्टिमुलस। फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियर कर दिया है कि ये आएगा, ठीक है। मार्केट एनालिस्ट जो मैं 2 रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, दोनों में ये कहा गया है कि चाइना यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा। और भले ही चाइना रिसेंटली गिरा हो, लेकिन 1-2 रिपोर्ट्स पढ़ रहा था सुबह, हॉर्मज भी मेंशन कर रहे थे कि यहाँ से अभी भी उनको लगता है कि चीन आउट परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो और उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि प्रॉपर्टी सेक्टर इसको हेल्प करने वाले हैं वो, और इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए वो कर्ज भी ज़्यादा लेंगे। मैं क्यों इस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, इससे पहले एक बार आते हैं हम CSI जो चाइना की मार्केट है उसका मोमेंटम जो हो रहा है। 3145 हम 4450 तक गए, वहाँ से हम 3887 तक करेक्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 3145 से करीब करीब 700 पॉइंट ऊपर है। तो 50% रैली का रिट्रेसमेंट हो चुका है। यहाँ से अगर चाइना ने वापस रैली करनी शुरू की तो मुझे लग रहा है कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। और मेरा ये मानना है कि एक सेक्टर जहाँ आज भले ही दबाव हो, लेकिन आपके लिए वहाँ मौके होंगे, वो है मेटल्स। बाद में बात करूँगा मैं उस सेक्टर की। दूसरी तरफ आ जाइए मिडिल ईस्ट पर, वहाँ पर भी एटलीस्ट वीकेंड तक तो कोई डेवलपमेंट नहीं आई। आज सुबह सुबह भले ही एक हिजबुल्लाह वाली अनाउंसमेंट आ गई थी, लेकिन अभी तक इजराइल ने कोई एस्केलेशन या कोई रिटेलिएशन अब तक तो करा नहीं है, लेकिन रिस्क अभी भी बना हुआ है। और जो क्रूड के बिहेवियर बन रहा है ना आशीष, मुझे लग रहा है कि एक बार वापस अगर क्रूड 80 क्रॉस किया तो थोड़ा मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है। साइन है वहाँ पर कि दोबारा 80 क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर यह है कि एटलीस्ट यूएस मार्केट ने इन सबको इग्नोर करना शुरू कर दिया। यूएस मार्केट अपने वापस ऑल टाइम हाई बनाने शुरू किए हैं। वहाँ पर डाउ जोन्स, S&P 500, यूएस मार्केट लीडर है। अगर वो लीड करेगा तो बाकी इंडेक्स भी फॉलो करेंगे। 5वें हफ्ते लगातार तेज़ी हुई वहाँ पर, और पहली बार 5800 के ऊपर S&P 500, और अब तो नैस्डैक भी सिर्फ 2% दूर रह गया ऑल टाइम हाई से। तो एटलीस्ट सबसे बड़ी मार्केट तो अब इन चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ रही है। और जो रेट कट की एक्सपेक्टेशन थी, जो 25 बेसिस पॉइंट की, 50 तो खैर अब खत्म हो चुकी है, 25 की जो 80% रह गई थी, अब वो बढ़कर 90% पर आ गई है प्रोबेबिलिटी। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो मेरा व्यू जो है, इस हफ्ते आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करें। निफ्टी हो सकता है एक रेंज में रहे, तो इसके लिए बेटर रहेगा कि आप इंडिविजुअल सेक्टर्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करें। लेकिन निफ्टी अगर रेंज से बाहर निकला तो उसके लिए भी तैयार हैं बेसिकली। बहुत बढ़िया। तो मतलब ग्लोबल हैंडओवर जो सरदर्द था वो अभी आया नहीं है, तो उसे पॉजिटिव ही लेके चलूं, आएगा, वो बातें ओवरहैंग रहेगा। हाँ, अभी के लिए पॉजिटिव लेकर चलिए, लेकिन ऐसा भी कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं है कि मार्केट यहाँ से बहुत ताबड़तोड़ छक्के लगाना शुरू कर देगा, वो भी नहीं आया बेसिकली। ये बात फ्राइडे को जाता है तो ये बात हुई थी। 2 सरदर्द हैं, एक चाइना के FM की प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरा मिडिल ईस्ट के एस्केलेशन का डर। फॉर द टाइमिंग ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है, लेकिन ये नजर पे रखना है, अभी कुछ ठंडा पड़ा नहीं है मामला। खैर, यूएस बढ़िया कर रहा है। यूएस मार्केट्स का फ्राइडे का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। 2/3 से 1%, तीनों बेंचमार्क्स मजबूत। यूएस में जो बैंकिंग के रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको थम्स अप है, और वो बैंकिंग रिजल्ट दरअसल बताते हैं किस तरह का मूड माहौल पूरे रिजल्ट सीजन का रह सकता है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यूएस में बढ़ता हुआ। अब आइए थोड़ा सा और ड्रिल डाउन करें। जब आपने थोड़े की जरूरत है कि बात छेड़ी थी, तब आपने कहा था ये हफ्ता सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच पे तवज्जो देने का है। अगर अपफ्रंट ये जान लिया जाए क्या चलेगा क्या नहीं इस हफ्ते, तो काम आसान हो जाएगा। बिल्कुल। तो पहले क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, मैं क्या चलेगा या क्या चलना चाहिए, उस पर फोकस करते हैं। ठीक है। पहली बात तो ये कि 1-2 सेक्टर्स हैं जिनमें आप डे अप्रोच नहीं ले सकते, जिनमें आपको थोड़ी सी पोजिशनल अप्रोच रखनी होगी। और उसमें मेरा सबसे ऊपर जो सेक्टर है वो है मेटल्स। देखिए, मेटल्स में हो क्या रहा है, मेटल्स में रोज ब रोज इंडेक्स डे हाई पर खुलता है और स्लिप होके थोड़ा नीचे बंद होता है। लेकिन अगर आप इसका 1 महीने का चार्ट देखेंगे मेटल्स इंडेक्स का, ठीक है, ये 7 दिन का चार्ट है, क्योंकि हाई से हम करेक्ट हो गए थे, क्योंकि चाइना ने वो उसके बाद वो अनाउंसमेंट नहीं किया था। लेकिन अगर आप इसका 1 महीने का चार्ट देखेंगे तो 1 महीने में आपने बड़ा पैसा बनाया मेटल्स में, ठीक है, अगर आपने बाय करके होल्ड रखा है तो उसको। और अब जिस तरीके से घूमा है ना, अब मुझे लग रहा है कि एक
बेस फॉर्मेशन वापस बनाए यहाँ पर। आज ऑब्वियसली थोड़ा सा मेटल स्टॉक्स हो सकता है थोड़ा नीचे शुरुआत करें, क्योंकि वो कोई बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट आया नहीं है चाइना की तरफ से। लेकिन मेटल्स में मेरा अभी भी मानना है कि मेटल्स में अभी भी टॉप नहीं बना है, और चाइना में भले ही अभी ना आया हो लेकिन वो आएगा इवेंचुअली। चाइना का स्टिमुलस आएगा। देखिए चाइना ऐसा नहीं है कि बस एक तरफ तो बात हो रही थी कोविड के बाद सबसे बड़ा स्टिमुलस पैकेज आया है, ऐसा नहीं होगा चाइना बस इतना करके छोड़ दे। अब वो उन्होंने कहा ना, जैसे कहते हैं वो ऑल इन हो चुके हैं वो, अब वो पूरा अपनी फोर्स उसके पीछे लगाने वाले हैं। तो इसके लिए जो, और खासतौर से जो प्रॉपर्टी पर वो बार बार जोर दे रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मेरा ये मानना है कि मेटल्स में हर डिप पर बाय करने की एक अप्रोच रहेगी। दूसरा सेक्टर जो मैं लगातार, जिस पर पिछले 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से पॉजिटिव रहा भी हूँ आशीष, वो है केमिकल्स। केमिकल्स एक और स्पेस है जहाँ पर आपको मुझे लग रहा है कि अच्छे मूव दिखेंगे। उसका एक एग्जांपल है, अब फ्राइडे को भले ही न्यूज़ आ गई, सुदर्शन केमिकल्स फ्राइडे को 20% भागा, ठीक है, और वो न्यूज़ आने के बाद भागा खैर। लेकिन अब व्यू क्या है, अब हो सकता है कल किसी और स्टॉक में न्यूज़ आ जाए। तो इसके लिए इस हफ्ते आप केमिकल्स में फोकस करें। हाँ, एक चीज़ है, केमिकल्स में आपको बास्केट बनानी पड़ेगी। ये क्योंकि केमिकल में आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेके नहीं चल सकते। कौन से दिन कौन सा स्टॉक चलेगा ये पता करना मुश्किल होता है। एक्चुअली मेटल्स में भी, मेटल्स और केमिकल्स दोनों में थोड़ा सी आपको बास्केट बनानी होगी। तो ये तो हो गया एक स्पेस जहाँ पर थोड़े से आपको पोजिशनल मूव लेने होंगे। दूसरा स्पेस जो मुझे लग रहा है अच्छा कर सकता है वो है आईटी। आईटी मुझे लग रहा है कि इस वक्त हफ्ते थोड़ा सा अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि इन्फोस टीसीएस के नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, और इस हफ्ते बाकी के बिग 4 के नंबर आ जाएंगे। और आईटी का चार्ट देखिए स्ट्रांग लग रहा है, और यूएस मार्केट भी बहुत स्ट्रांग है। नैस्डैक भी ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब है। रेट कट एक्सपेक्टेशन अभी भी इंटैक्ट है, 90% के करीब रेट कट एक्सपेक्टेशन है। तो और टीसीएस ने भी फ्राइडे को एक तरीके से साइन दिखाए कि बॉटम वहाँ भी बन गया है। कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं गिरा टीसीएस का नंबर्स के बाद, इनफैक्ट एक बार तो ग्रीन में आ गया था, ठीक है। तो इसके लिए, और इन्फोसिस और बाकी स्टॉक्स मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रहे हैं। इन्फोसिस मुझे लग रहा है एक प्री रिजल्ट बाइंग दिख रही है, जो मुझे लग रहा है इसको शायद ऑल टाइम हाई तक भी ले जाए एक बार के लिए नंबर से पहले। तो ये एक और सेक्टर हो गया जो मेरे ख्याल से पॉजिटिव है। सबसे स्ट्रांग सेक्टर इस मार्केट में वो है जिसकी हम ज़्यादा चर्चा करते नहीं है अनफॉर्चुनेटली, वो है फार्मा सेक्टर। आप फार्मा का चार्ट देखिए, आप निफ्टी फार्मा का सबसे कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर है। फ्राइडे को भी डे हाई पर बंद हुआ, और इसका आप चाहे 7 दिन का चार्ट देखें, चाहे आप 1 महीने का चार्ट देखें, चाहे आप 3 महीने का चार्ट देखें, चाहे आप 6 महीने का चार्ट देखें, चाहे आप 1 साल का चार्ट देखें, कंसिस्टेंसी जो है, इसने आपका पैसा लूज नहीं किया। बाकी इंडेक्सेस में तो हो सकता है बीच बीच में आपका पैसा गया हो, ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसने आपको कंसिस्टेंटली पैसा बना के दिया है। कम बना के दिया होगा भले ही बाकी सेक्टर्स के मुकाबले, लेकिन कंसिस्टेंटली, ये देखिए 12 महीने का चार्ट, कंसिस्टेंटली इसने बहुत पैसा आपको बना कर दिया। तो ये एक और स्पेस हो सकती है जहां पर आप फोकस कर सकते हैं। एक सेक्टर जो आप थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपको अवॉइड करना चाहिए 2 कारणों से, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर, क्योंकि क्रूड वापस से एक बार साइन दिखा रहा है 80 के, हो सकता है आज चल जाए ऑयल मार्केटिंग कंपनी, क्योंकि क्रूड नीचे आया और चाइना में एस्केलेशन नहीं हुआ। लेकिन एक तो ये फैक्टर है, और दूसरा महाराष्ट्र के इलेक्शंस कभी भी अनाउंस हो सकते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा आप ऑयल मार्केटिंग कंपनी से दूर रहें, और थोड़ा सा आप जो क्रूड से रिलेटेड एफएमसीजी स्टॉक्स हैं उनसे दूर रहें। ये इस समय क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा पर मेरी अप्रोच। बहुत ब्यूटीफुल भाई साहब। मेटल्स गिरावट किसी वजह से आ रही हो तो दरअसल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी और बास्केट बना के अप्रोच करें। केमिकल स्वीट स्पॉट पे है, उसमें चाहें तो बास्केट बनाएं, खरीदारी करें, वो पॉकेट आउट परफॉर्म कर सकती है। आईटी अच्छा कर सकता है, फार्मास्यूटिकल्स अच्छा कर सकता है। जो नहीं अच्छा कर सकता है उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उसमें एफएमसीजी स्टॉक्स, और ज्यादातर हैं भी वैसे वाले जो क्रूड डेरिवेटिव्स पे डिपेंडेंट है अपने रॉ मटेरियल्स के लिए। तो वो पॉकेट्स थोड़ी सी शायद पस्त होती हुई नजर आए। ये सेक्टरल अप्रोच आ गया। अभी अपन आएंगे स्टॉक्स का तड़का आज के बिग स्टॉक्स पे ऐड कर लेंगे बढ़िया से, लेकिन पहले ग्लोब हो गया। ट्रेड सेटअप कैसा लग रहा है वो जान लेते हैं, उसके बाद फ्रेश वीक की स्ट्रैटेजी, मंडे की स्ट्रैटेजी कैसा लग रहा है सेटअप। देखिए सेटअप में फर्स्ट साइंस मिले हैं कि अब एफआईएस की एटलीस्ट इंडेक्स फ्यूचर्स में जो सेलिंग थी, स्टॉक फ्यूचर्स में जो सेलिंग थी वो खत्म हुई है। उस पर आता हूं मैं, लेकिन पहले तो कैश के नंबर्स देखते हैं। 3700 करोड़ डीआईएस की बाइंग, 4100 करोड़ एफआई की सेलिंग। कैश में सेलिंग अभी भी बरकरार है, और वो बाहर आएंगे आपके स्क्रीन पर लगातार अब। लेकिन ये नंबर भी जो एक समय पर हम 15,000 10,000 करोड़ देखे थे वो थोड़े से कम हुए हैं। एवरेज हो गई है अब 4 से 5,000 करोड़। 4 से 5,000 करोड़ बड़ा नंबर है। ये जब पहले नंबर आते थे तो हम मार्केट डर जाता था। तो अब हमारी खुद की पावर इतनी हो गई कि अब 4-5 हज़ार करोड़ के नंबर्स को हम ऐसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
ठीक है। और जहाँ तक DIS की बात है, DIS का लगातार कैश में बाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। हाँ, अब इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर्स का मामला देखते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में 300 करोड़ की बाइंग हुई और स्टॉक फ्यूचर्स में 3000 करोड़ की बाइंग हुई। तो पहले साइंस मिले हैं फ्राइडे को शॉर्ट कवरिंग के, स्टॉक फ्यूचर्स में और इंडेक्स फ्यूचर्स में। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स थोड़ी सी बैंक निफ्टी में सेलिंग हुई है, लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स में 350 करोड़ की बाइंग हुई है। और वो टेबल आएगी अब आपकी स्क्रीन पर। पहली बार पिछले हफ्ते निफ्टी फ्यूचर में बाइंग हुई है। 4 दिन से सेलिंग हो रही थी। 4000 करोड़, 2700 करोड़, 2100 करोड़, 1600 करोड़। 11 अक्टूबर यानी फ्राइडे को पहली बार 300 करोड़ की बाइंग। तो ये एक इंपॉर्टेंट नंबर है मेरे ख्याल से। लॉन्ग और शॉर्ट भी अगर आप देखें, पहले इंडिकेशन है शॉर्ट कवरिंग। लॉन्ग ऐड नहीं हुए, लॉन्ग तो जस के तस बने रहे जितने थे सिस्टम में, लेकिन 5000 शॉर्ट कम हुए हैं लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन में अगर आप देखेंगे। और वो ग्राफ मतलब पहले, हाँ चार्ट देखते हैं, देखिए चार्ट किस तरीके से गिरा है। पहले साइन दिखे आपको थोड़े से स्टेबिलिटी के। और अगर आप टेबल फॉर्मेट में देखेंगे तो टेबल फॉर्मेट में भी आपको दिखाई देगा करीब करीब अब हम 35% नेट लॉन्ग पर हैं, 35.86 पर आ गए। 1.5 लाख नेट कॉन्ट्रैक्ट अभी भी FIs की तरफ से शॉर्ट है। इवन इंडेक्स ऑप्शंस का आंकड़ा FIs का काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेजर्ड अपसाइड के लिए उन्होंने अप्रोच किया है। कॉल लॉन्ग है 4.77 लाख और कॉल शॉर्ट है 3 लाख, मतलब स्प्रेड बनाए गए हैं। अच्छा, हमारी फ्राइडे को भी एक स्ट्रैटेजी इंडेक्स की ये थी कि अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो एक स्प्रेड बना सकते हैं, लोअर लेवल की कॉल ले लें और हायर लेवल की कॉल बेच दें। ये एक अप्रोच है। आई थिंक FIs ने भी ये अप्रोच रखी है इस समय मार्केट में। ये एक अच्छी अप्रोच है मार्केट में। अगर चलेगी तो अच्छी चलेगी ये अप्रोच। इंडिया विक्स फ्लैट था, एक्चुअली 2% नीचे ही था, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। पुट कॉल रेशो अभी भी ओवरसोल्ड है, 0.84 पर है बस 0.93। और एक और अच्छी चीज़ हुई है, 3 स्टॉक्स बैन से बाहर आ गए। जो 12 थे वो 9 रह गए। बंधन बैंक, बिरला सॉफ्ट और टाटा केमिकल, ये 3 स्टॉक बैन से बाहर आए हैं। वो तीनों की लिस्ट आ जाएगी आपके स्क्रीन पर। ये वाली नहीं, जो बैन से बाहर आए हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये भी मार्केट के लिए एक तरीके से मोरलेस पॉजिटिव है। तो कुल मिलाकर सेटअप जो है उसको मैं आज पॉजिटिव लेकर चल रहा हूँ। 1-2 स्टॉक्स और डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि सेटअप की बात हो रही है। इस हफ्ते स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स रहने हैं। लॉन्ग सबसे ज़्यादा बने थे डीवीज लैब्स में और नैल्को में, और डीवीज तो खैर सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है मार्केट का। बंधन बैंक, कमिंस और सिप्ला यहाँ पर शॉर्ट बने थे। बंधन बैंक और टाटा केमिकल्स दोनों में शॉर्ट कवरिंग आई, दोनों बैन से बाहर आए। और TCS और ICICI बैंक यहाँ पर थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई और थोड़ा सा प्रेशर इन दोनों स्टॉक्स पर देखने को मिला, जिसकी वजह से निफ्टी पर भी इम्पैक्ट आया था। बट सेटअप पॉजिटिव है। ग्लोब ठीक ठाक, सेटअप पॉजिटिव। चलिए फिर अब बनाई जाए निफ्टी की स्ट्रैटेजी। फ्राइडे का सेशन आपकी स्क्रीन पे। वैसे आवाज में सुबह सुबह चर्चा होती है उसी जो अपने पहला रेजिस्टेंस, पहला सपोर्ट, उसी के डिफाइंड मार्कर्स के बीच ही बाजार में कामकाज। वैसे फ्राइडे को तो बोल्ड कॉल ये था कि अपन कैरी नहीं करके जाएंगे, सरदर्द है, फ्रेश व्यू लेंगे मंडे को। तो साहिब आ गया वो मंडे का दिन। कैसा लग रहा है? अब सारी पैरामीटर्स तो डिस्कस हो गए, इसका अप्रोच क्या रहेगा? बिल्कुल, देखिए निफ्टी पर अप्रोच अभी भी लेकिन यही है कि अभी कुछ टाइम के लिए निफ्टी रेंज में अपना फर्म बॉटम बना, ऊपर ये फंसने वाले जोन, अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास आके उसके ऊपर जा नहीं पा रहा। बिल्कुल। तो मार्केट में अभी रेंज है। एक लोअर लेवल पर आपका रिसेंट लो डिफेंड हो रहा है, हायर लेवल पर 20 डे में डिफेंड हो रहा है। छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए निफ्टी को, जरूरी थोड़ा ना है। आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छे ट्रेड्स मिल रहे हैं, लेकिन जो कंपल्सिव ट्रेडर्स हैं उनके लिए मैं लेवल्स बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट रेंज, बार बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस रेंज को, 24,694 से 25,292। ये रेंज क्या है? रीसेंट लो और 20 डे मा। अगले कुछ टाइम के लिए निफ्टी में स्ट्रिक्टली इंट्राडे ट्रेड लें। 2 रीज़न से। आप ओवरनाइट रिस्क इस मार्केट में नहीं ले सकते। ओवरनाइट चाइना या अगर इजराइल से कुछ भी आ गया तो आपको गैप डाउन मिल जाएगा इसके लिए। तो इसके लिए स्ट्रिक्टली इंट्राडे ट्रेड रखें। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी पहले, क्योंकि हम गैप अप के साथ खोल रहे हैं, मतलब माइनर गैप अप 25,028 से लेकर 25,075 फ्राइडे का हाई और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इतनी आसानी से नहीं निकलेगा ये। अगर ये निकला तो मुझे लग रहा है उसके बाद 25,150 से 25,200 पॉसिबल है, जो आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ऑप्शंस का जोन है। और अगर ये क्रॉस हुआ 25,200, उसके बाद आखिरी रेजिस्टेंस बचेगी आपकी 25,292 या 25,300 कर लीजिए उसको, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये तोड़ना सबसे ज़रूरी है। सरदर्द सबसे बड़ा यही रहने वाला है। सपोर्ट कहाँ मिलेगा आपको? पहला सपोर्ट आपका 24,900 से 24,950, फ्राइडे का लो 24,920 पर था वो। और बड़ा सपोर्ट है आपका 24,800 से 24,900 ऑप्शंस के हिसाब से। अगेन अगर 24,800 टूटा तो फिर उसके बाद आखिरी सपोर्ट आपका मिलेगा 24,694 पर। मेरी अप्रोच क्या रहेगी निफ्टी पर? कंपल्सिव ट्रेडर अगर आप हैं तो सपोर्ट 1 के जितना करीब हो सके वहाँ खरीदें और रेजिस्टेंस 1 के जितना करीब हो सके वहाँ पर बेचें। और दोनों में एक स्टॉप लॉस लगा दें, सपोर्ट 2 और रेजिस्टेंस 2 के आसपास।
तो सपोर्ट 1 के लोअर लेवल के आसपास खरीद कर सपोर्ट 2 के अपर एंड का एक रेजिस्टेंस, एक स्टॉप लॉस लगा दें। और अगर आप बेच रहे हैं तो रेजिस्टेंस 1 के अपर एंड के करीब करीब बेचने की कोशिश करें और रेजिस्टेंस 2 के लोअर एंड का एक स्टॉप लॉस लगा दें। तो ये एक अप्रोच होगी इस समय निफ्टी पर, स्ट्रिक्टली इंट्राडे। हाँ, मार्केट में आपको तैयार रहना है। अगर मार्केट आपको साइन दिखा रहा होगा कि अपसाइड या डाउनसाइड के लिए तैयार है पोजिशनली, तो व्यू ले लेंगे फिर हम। बिल्कुल ठीक। कंपल्सिव ट्रेडर हैं उनके लिए थोड़ा सा आप निम्बल फुटेड रहिएगा, मौके मिलेंगे। हमें करना क्या है, सपोर्ट लेवल्स मेंशन्ड है, सपोर्ट के आसपास, पहले सपोर्ट के आसपास खरीदना है, पहले रेजिस्टेंस के आसपास हो सके तो माल छोड़ना है। सब डिटेल्स के साथ प्रोड्यूसर साहब ने वो लिख भी दिया आपके लिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए। आज ध्यान रखिएगा, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट और बैंक एक्स की वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी का दिन मंडे है। लाइए निफ्टी बैंक स्क्रीन पे। बहुत पिटा था पर दिल से उभर नहीं पा रहा है, मतलब अभी भी इंडिसाइसिवनेस ज्यादा दिखती है निफ्टी बैंक को लेकर। क्या करा जाए आशीष? निफ्टी बैंक में ना मेरा ये मानना है कि अगर आप 52 हफ्ते हैं जैसे, ठीक है, तो मतलब करीब करीब 260 दिन, उसमें से छुट्टियां वगैरह अगर निकाल लें तो कुल मिलाकर 240 दिन ट्रेडिंग होती है। 240 दिन में से 220 दिन बैंक निफ्टी को अकेला छोड़ देना चाहिए। बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने के मौके आते हैं सिर्फ 20 दिन, लेकिन उस 20 दिन में इतना पैसा बनाइए कि वो बाकी के 220 दिन आपको कुछ ना कंपनसेट हो जाए, क्योंकि वो इंडेक्स ऐसा है। बहुत लोगों का ये मानना है, मैं वीकेंड पे मिला था कि एक सज्जन से जो एक बहुत बड़ी एल्गो कंपनी चलाते हैं, और उनसे मेरी बात हुई थी। वो ये कह रहे थे कि भाई ये जो एक्सचेंज का बहुत टफ डिसीजन था कि निफ्टी को रखना है, बैंक निफ्टी को नहीं रखना है। ज़्यादा वॉल्यूम बैंक निफ्टी में आते थे, ट्रेडर्स दुनिया का पसंदीदा वही है। हाँ। दुनिया के सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बैंक निफ्टी में आते थे। तो उसका कारण था क्योंकि बैंक निफ्टी में मूव्स उस तरीके से आते हैं। एक HDFC बैंक इधर उधर हुआ, मूव आ गया। निफ्टी में उस तरीके, निफ्टी में फिर भी एक इंडेक्स मैनेजमेंट उतनी आसान नहीं जितनी बैंक निफ्टी में। तो उस हिसाब से अब बैंक निफ्टी में खैर वो वीकली ऑप्शन एक्सपायरी खत्म हो जाएगी। खैर एनीवे, ये अच्छी चीज़ होगी ट्रेडर्स के लिए। वैसे मुझे मानना है कि मंथली ऑप्शंस रहेंगे सिर्फ, वो अच्छा रहेगा। खैर एनीवे, वो अलग चीज़ है। निफ्टी बैंक 51,000 का एक 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसको होल्ड कर रहा है अभी के लिए, तो वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 52,000 के ऊपर ही लेकिन बड़ी रैली आएगी। 52,000 के आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगले 1000 पॉइंट में सारे मूविंग एवरेज है। 100 डे मूविंग एवरेज पर तो हम हैं 51,000 पर। उससे पहले 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 51,700 पर है। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी 51,700 पर है, और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 52,000 पर है। तो ये जो 1000 पॉइंट का रेंज है ना, 51,000 से 52,000 का, इसमें आपके सारे मूविंग एवरेज प्लेस्ड हैं बैंक निफ्टी के। तो ये रेजिस्टेंसेस होंगे। सपोर्ट कहाँ पर आएगा? आपका पहला सपोर्ट आएगा 51,000 पर, आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको हम बार बार डिफेंड कर रहे हैं, क्लोजिंग बेसिस पर उसको नहीं तोड़ रहे हैं। और बड़ा सपोर्ट आएगा आपका 50,200 से 50,400, पिछले हफ्ते का लो। अगर 50,200 टूटना शुरू हुआ सिस्टम में तो बड़ी वाली डाउनसाइड आएगी। 52,000 क्रॉस होना शुरू हुआ तो बड़ी वाली रैली आएगी बैंक निफ्टी में। तो अगेन, बैंक निफ्टी में भी कुछ टाइम के लिए स्ट्रिक्टली इंट्राडे ट्रेड करें। बैंक निफ्टी में एक जो दिक्कत आ रही है, आप रोज़ का चार्ट देखिए HDFC बैंक और ICICI बैंक का, और रोज़ उसको कंपेयर करिए FII की सेलिंग के साथ। हर हायर लेवल पर FIIs यहाँ पर सेल करने आते हैं। HDFC बैंक फ्राइडे को डे हाई पर शुरू हुआ, डे लो पर बंद हुआ। ICICI बैंक फ्राइडे को डे हाई पर खुला, डे लो पर बंद हुआ। तो प्रॉब्लम क्या है बैंक निफ्टी की? बैंक निफ्टी में ये दो स्टॉक्स जो हैं, इन दोनों का स्टॉक्स वेट मिला के 50% है। अगर ये दो स्टॉक्स ही नहीं चलेंगे तो फिर कहाँ से चलेगा? ये मतलब बेसिकली बैंक निफ्टी की इस समय दिक्कत है। इसके लिए बैंक निफ्टी को कुछ टाइम के लिए छोड़ दें या फिर स्ट्रिक्टली इंट्राडे ट्रेड करें। हाँ, जो भी ट्रेड्स लें बैंक निफ्टी में, एक चीज़ का ध्यान रखें, एक स्टॉप लॉस आपको 300-400 पॉइंट का रखना होगा। अगर वो आप रख सकते हैं, गुड फॉर यू। अदरवाइज जैसा मैं कह रहा हूँ, 240 में से 220 दिन बैंक निफ्टी को इग्नोर करिए, बाकी के 20 दिन आपको अच्छी ट्रेड देता है। आज इग्नोर करने वाला दिन है, आज इग्नोर करने वाला दिन है। बस हो गया खत्म। स्क्रीन पे देखेंगे, अगर स्क्रीन पे दिखा, अगर देखिए, मैं जबरदस्ती की ट्रेड नहीं देता कि ट्रेड देनी ही देनी है, मतलब ये लेवल मेंशन करने ही करने की यहाँ पर खरीदें, उसमें स्टॉप लॉस लगते ही लगते हैं। तो उसके लिए क्या फ़ायदा है? मतलब आप आराम से जब मौके आएंगे तब सीधा एक, जब ट्रेंडिंग मौका आएगा तब उस पर अप्रोच करेंगे फिर ना। बिल्कुल ठीक। निफ्टी बैंक का मंडे का अप्रोच ब्यूटीफुली आपकी स्क्रीन पे रख दिया गया है, चर्चा हो गई। मॉर्निंग पैनल जुड़ रहा होगा पीछे, आई एम श्योर सब बैठे होंगे। कुछ ही देर में उनके साथ बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन